तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रोज रोज की तरह आज भी मैं रात के करीब 7:15 बजे के आसपास घर से निकल पड़ा था। इन दिनों मेरी नाइट की ड्यूटी थी और मैं एक सरकारी जॉब में काम करता था। मुझे इस इलाके में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कल ही मैनेजर से बात करके अपनी ड्यूटी को दूसरी जगह शिफ्ट करवाने की सोची और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेरी दूसरी जगह पर तब्दीली हो गई है, जिस वजह से मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि जिस शहर के अंदर मेरी तब्दीली हुई थी उस शहर के अंदर रह पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैंने वहाँ पर काफ़ी घर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अच्छी रेंट में मुझे वहाँ पर कोई मकान ही नहीं मिल रहा था। सारे मकान पहले से ही बुक थे। फिर उसके बाद मुझे उस शहर से 10 किलोमीटर दूर चांदनी चौक के पास एक मकान मिला। वो मकान बहुत ही सस्ता था, जिस वजह से वो मुझे काफ़ी पसंद भी आया, इसलिए मैंने उस मकान के अंदर रहना ही ठीक समझा। फिर जब मैंने उस मकान को देखा तो एक पल के लिए मैं हैरान हो गया और साथ ही मुझे अपनी किस्मत के ऊपर काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि वो मकान इतना शानदार था कि इस रेंट के अंदर कोई भी उस मकान को ना दे। मुझे लगा कि शायद मेरी किस्मत अच्छी थी और जानकारी की वजह से मुझे अच्छा खासा फ़ायदा हो गया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसके बाद जो होगा वो मेरी सोच से भी भयानक होगा। एक तो वो मकान मोहल्ले से करीब 1 किलोमीटर दूर सटा हुआ था और ऊपर से वहाँ पर आजू बाजू में कोई दूसरा घर भी नहीं था। ऐसे में वहाँ पर रहना थोड़ा सुनसान था, लेकिन इतने कम पैसों में एडजस्ट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर, धीरे धीरे वक्त बीता और सुबह से शाम हो गई, पर मैं आज के ही दिन अपना सारा सामान उस घर के अंदर शिफ्ट करने वाला था। मैं थोड़ा फ्रेश होकर अब घर से निकला और गार्ड की ड्यूटी ज्वाइन करने चला गया। इन दिनों मेरी ड्यूटी ATM मशीन के बाहर लगी हुई थी। खैर, मैं अपने अड्डे पर पहुंचा और फिर वहां पर कुर्सी पर आकर बैठ गया और आते जाते लोगों को देखने लगा। अब रात के लगभग 11:30 बजने के बाद अब वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। लोगों की चहलकदमी ना के बराबर होने लगी। पहली बार मैं कुछ ऐसा देख रहा था कि किसी ATM मशीन के बाहर दूर दूर तक मुझे कोई भी आदमी नजर ना आ रहा था। ये चीज काफी हैरान कर देने वाली थी। फिर जब मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि रात के लगभग 12 बजने वाले थे। मुझे रात की 4 बजे तक की ड्यूटी करनी होती थी, लेकिन आज की खामोशी को देखकर मुझे लगा कि मैं रात के 2 बजे ही घर के लिए निकल जाऊंगा, ताकि मेरी नींद भी पूरी हो जाएगी और दूसरे गार्ड को फ़ोन कर दूंगा तो वो थोड़ा जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। लगभग 1 घंटा बीतने के बाद मैंने देखा कि उस ATM मशीन में मुझे एक भी आदमी नजर नहीं आया था, इसलिए अब मुझे रात के 2 बजने का वेट था। रात के 2 बजते ही मैं यहाँ से निकल जाता और इसी बीच मैंने देखा कि उस ATM मशीन की तरफ कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे, लेकिन जब वो पास आए तो पता चला कि उनका ATM से कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो वहाँ से तो निकल गए, लेकिन तभी मुझे एक बाइक की आवाज़ आने लगी और ये आवाज़ किसी महंगी बाइक की आवाज़ लग रही थी जो चारों तरफ गूंज रही थी। उस बाइक की सिर्फ आवाज़ ही मुझे सुनाई दे रही थी। बाइक का कोई नामो निशान नहीं था। 2 मिनट तक लगातार इस आवाज़ के आने के बाद इस आवाज़ का आना भी बंद हो गया और फिर रात के 2 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकला और सीधा अपने घर पहुँच गया। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां पर भी मुझे वही बाइक की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो घर के सामने वाली सड़क से होकर चारों तरफ गूंज रही थी। फिर मैंने अपनी स्कूटी को साइड में लगाया और फिर घर का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ आई। आवाज़ को सुनते ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि वो एक बुलेट बाइक थी और उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने अपने चेहरे को काले रुमाल से ढका हुआ था। अब उस आदमी ने कहा, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस मकान के अंदर मत जाना। इतना कहने के बाद उसने फिर से अपनी बाइक को वहां से भगाना शुरू कर दिया और वो आदमी महज 2 सेकंड के अंदर ही मेरी आंखों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी का बर्ताव मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे उसकी बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान ना देकर मकान के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी। हालांकि मैं खाना वाना तो पहले कर चुका था। उसके बाद मैं सीधा अपने मकान के अंदर गया और सबसे छोटे वाले कमरे में जाकर अपनी कंबल को लपेटकर आराम करने लगा। लगभग 10 मिनट बीत गए, लेकिन अब साली नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार मेरे दिमाग में उस आदमी की कही गई बातें ही चल रही थी
और ऊपर से इस मकान के अंदर अब मुझे एक अजीब सी बदबू भी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस मकान के अंदर किसी मरे हुए जानवर की बदबू आ रही हो। जब मुझे लगा कि मुझे इतनी आसानी से नींद नहीं आने वाली तो मैं अपनी जगह से उठा और सीधा बालकनी में चला गया। वहां से मैं आजू बाजू का दृश्य देख रहा था और मैंने देखा कि वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और दूर दूर तक वहां पर कोई मकान भी नजर नहीं आ रहा था। फिर इसी बीच मेरी आंखें एक रोशनी पर जाकर टिक गई, क्योंकि वो रोशनी किसी और की नहीं बल्कि उसी बुलेट बाइक की थी जो कुछ देर पहले मुझे मकान के बाहर मिली थी। जैसे मुझे वो रोशनी नजर आई तो मैं उसे और भी ज्यादा गौर से देखने लगा। दरअसल मैंने देखा कि उस रोशनी के अंदर वो बाइक वाला किसी की डेड बॉडी को घसीट रहा था और फिर उस डेड बॉडी को झाड़ू की तरफ फेंक दिया। अब ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ऐसा दृश्य मैं पहली बार देख रहा था। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं उस आदमी के पास जा सकूं, लेकिन मैं इतना तो समझ गया था कि वो जो भी था वो बहुत ही खतरनाक आदमी था। ऐसे में उससे बचकर रहना ही ठीक था। मेरा पूरा बदन सुन्न पड़ गया था और डर के मारे मेरी हालत भी अब खराब होने लगी थी। जैसे तैसे वो रात निकली और उसके साथ ही सुबह होते ही मैं सबसे पहले उसी जगह पर गया जहां पर उस आदमी ने किसी की डेड बॉडी को वहां पर फेंका था। बहुत देर तक इधर उधर देखने के बाद भी मुझे वहां पर कोई भी डेड बॉडी नजर नहीं आ रही थी। बिना सबूत के इस बात को किसी के सामने पेश करना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं था, इसलिए मैंने इस बात को छुपा कर रखना ही ठीक समझा। दिन के टाइम में मैं घर के अंदर काफ़ी बार बार उस बदबू वाली चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। रात होते ही मुझे फिर से अपनी नाइट ड्यूटी पर जाना था, लेकिन आज मैं जैसे अपने घर से निकला तो मुझे वही बुलेट बाइक की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। अब तो इस आवाज़ के नाम से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे और ऊपर से हर बार ये मेरे घर के आजू बाजू में ही सुनाई देती थी। किसी तरह से मैंने अपनी स्कूटी को स्टार्ट किया और इस आवाज़ को इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया और वहां पर जाकर अपनी ड्यूटी करने लगा। आज भी वही माहौल था कल की तरह। यहाँ पर आज भी लोगों की चहलकदमी बहुत कम थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस शहर के अंदर ऐसा क्यों होता है। जहाँ पर मैं पहले काम किया करता था वहाँ रात को भी एटीएम मशीन के अंदर हर 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई आता जाता रहता था, लेकिन इस कस्बे के अंदर मुझे रात के 11 बजने के बाद कोई भी इस एटीएम मशीन के आजू बाजू में भी भटकता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। धीरे धीरे समय बीता और फिर से रात के 1 बज गए। वैसे भी इस एटीएम के पास कोई आने वाला तो नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ ताकि मेरी रात की नींद पूरी हो जाए। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने एटीएम का दरवाजा बंद किया और उसके बाद अपनी स्कूटी लेकर वहाँ से निकलने लगा, पर मुझे फिर से अपने पीछे पीछे किसी बुलेट बाइक के चलने की आवाज़ आ रही थी। इस आवाज़ को सुनकर अब मैं तो बुरी तरह से फिर से डर गया था। जिस तरह से ये आवाज़ मुझे इतने दिनों से फॉलो कर रही थी, तो ऐसी हालत में मेरा डरना बिल्कुल ही लाजमी था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल मैंने देखा कि मेरी स्कूटी के अंदर कुछ गड़बड़ हुई थी और अब उसकी रेस अपने आप ही कम होने लगी थी। मैंने एक्सीलेटर को दबाने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने स्कूटी को तो सड़क के बगल में लगाया और फिर उसे देखने लगा, लेकिन उसकी कोई भी खराबी मेरे पकड़ में ही नहीं आ रही थी। तभी पीछे से एक हेडलाइट चमकने लगी और एक आवाज़ उस सड़क के ऊपर गूंजने लगी। यह आवाज़ फिर से उसी बुलेट बाइक की थी जिसकी गूंज से ही मेरे शरीर के अंदर तहलका मच गया था। अब डर के मारे मेरे हाथ पैर भी फूल गए थे और मैं बुरी तरह से सहम उठा था। फिर उसके बाद वो हेडलाइट की रोशनी मेरे बहुत ही करीब आ गई। दरअसल मैंने देखा कि ये तो वही आदमी था जो मुझे कल भी नजर आया था। जैसे ही कल की यादें ताज़ा हुई तो मैं उस आदमी से अपनी नज़र हटाने लगा, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने किसी की लाश को सड़क के नीचे फेंक दिया था। उसकी बाइक मेरे करीब आकर बहुत ही धीमी हो गई और फिर उसके बाद वो मेरे बगल में आकर रुका और बोला, लगता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे। और फिर वो एक बार के लिए बहुत ही जोर से हंसा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस आदमी को क्या जवाब देना चाहिए। फिर मैंने तभी आवाज़ में कहा, देखिए भाई साहब, आप मुझे बार बार परेशान मत कीजिए, वरना मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। इतना कहने के बाद मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जैसे मैंने दोबारा से उस तरफ पलट कर देखा तो मैंने पाया कि अब मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था।
वो आदमी वहां से गायब हो गया था और मुझे उसकी बाइक की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। पर इस चीज से एक बात तो पक्की हो गई थी कि वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, जिस वजह से अब मेरे अंदर उसके लिए और भी ज्यादा डर बैठ गया था। दोस्तों, अभी मैं अपने आप को समझाने की कोशिश ही कर रहा था कि मुझे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी। इस बार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पैदल पैदल ही अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। और थोड़ी दूर तक भागने के बाद मुझे याद आया कि अभी तो मुझे 2 किलोमीटर का कठिन रास्ता पार करना है और कुछ दूर भागते मेरे पांव अब मुझे जवाब देने लगे थे। ऊपर से यहाँ पर दूर दूर तक मुझे कोई रुकने की जगह भी नजर नहीं आ रही थी। खाली पड़ी सड़क और दूसरी तरफ सुनसान झाड़ियों के अलावा वहाँ और कुछ भी नहीं था। ये रास्ता इतना डरावना था कि एक अकेला इंसान इसी स्थिति में हार्ट अटैक से ही मर जाए। ऊपर से मुझे ये बुलेट वाली बाइक बार बार सुनाई दे रही थी, जिस वजह से मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरे लिए किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं था। दरअसल मैंने देखा कि सड़क के दाईं तरफ एक झोपड़ी बनी हुई थी और उस झोपड़ी के अंदर मुझे धुआं सुलगता हुआ नजर आने लगा। दिखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई झोपड़ी के अंदर बैठकर आग जला रहा है। मेरे मन में उम्मीद का एक दिया जलने लगा। फिर मैं जल्दी से भागा और उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। जैसे मैं उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि उस झोपड़ी के अंदर से मुझे किसी मरे हुए जानवर की बदबू आई थी। ये बिल्कुल उसी तरह की बदबू थी जिस तरह की बदबू मैं अपने मकान के अंदर महसूस किया करता था। और उस बदबू को महसूस करने के बाद मुझे बड़ा ही अजीब लगता था। मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पर फिर मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। दरअसल वो कोई साधु की तरह दिखाई दे रहा था, जिसने अपने बदन के ऊपर अजीब से कपड़े पहने हुए थे और वो आग जलाकर उसके अंदर घी डाल रहा था। पर मैं समझ गया था कि उसका ये कोई तंत्र मंत्र है, इसलिए बीच में छेड़खानी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं बाहर खड़ा होकर उसके तंत्र मंत्र के खत्म होने का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत गया लेकिन वो अभी भी वैसा का ही वैसा लगा हुआ था और मैं बाहर खड़ा होकर बस उस आदमी को देखता जा रहा था। फिर मुझे एक और गहरा सदमा सा लगा क्योंकि मैंने देखा कि मुझे फिर से उसी बाइक की आवाज आने लगी थी। वो आवाज इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि अब मुझे उस आवाज को सुनते ही वहां से भागने का मन कर रहा था, लेकिन मैं किसी तरह से अभी भी उस आदमी की तरफ देखता रहा। फिर मुझे लगा कि मुझे सड़क की तरफ भागने के बजाय इस झोपड़ी के अंदर चले जाना चाहिए और मैंने ऐसा ही किया। दोस्तों, मैं तुरंत उस झोपड़ी के अंदर घुस गया। मैंने ये नहीं सोचा था कि उस अघोरी को डिस्टर्ब करने का क्या अंजाम होगा। खैर, मैं जैसे उसके अंदर घुसा तो शायद उस अघोरी बाबा का कार्यक्रम बीच में ही अटक गया और वो डिस्टर्ब हो गया। जैसे उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो बड़े ही गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था। मैं समझ गया था कि मैंने बीच में हस्तक्षेप करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। मैंने अपने हाथ उस अघोरी के सामने जोड़ लिए और उसके बाद मैंने उस अघोरी को कहा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मेरे पीछे तो पहले से एक ऐसा हैवान पड़ा हुआ है जिसकी वजह से मैं भागता हुआ आपकी झोपड़ी के अंदर आ गया। पर जैसे मैंने किसी शैतान का नाम लिया तो उसके बाद वो एक पल के लिए नीचे की तरफ देखने लगा और उसके बाद कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो फिर मैं उसे पूरी बात बताने लगा और मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा, इतने दिन से तुम जिस घर के अंदर रह रहे हो वो घर उसी बाइक वाले भूत का है और वो आदमी नहीं चाहता कि कोई उसके घर के अंदर दूसरा इंसान रहे, इसलिए वो तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। लेकिन अब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में तुम्हें उस घर को आज की रात 2 बजे से पहले पहले खाली करना होगा। और याद रहे, अगर तुम 2 बजे से पहले उस मकान से नहीं जा पाए तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, साथ ही उस अघोरी बाबा ने बताया कि मुझे उस मकान के अंदर मौजूद एक कील को भी ढूंढना था जो दीवार के अंदर धसी हुई थी। अगर मैं उसको टाइम पर नहीं उखाड़ पाया तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए उस शैतान के काबू में हो जाता। उस अघोर की बातों को सुनकर मुझे काफी डर तो लग रहा था, लेकिन मैं समझ गया था कि अब मुझे जल्द से जल्द उस मकान को खाली करना होगा। फिर मैं वहां से जल्दी से निकला और उस घर की तरफ रवाना होने लगा। मैं इतना तो जानता था कि वो बाइक वाला फिर से मेरा पीछा करेगा और उस प्रेत से मेरा कभी भी सामना हो सकता था, इसलिए मैं सावधानी के साथ सड़क को पार कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं उस मकान के सामने पहुंच गया, लेकिन इस बार जैसे मैं उस मकान के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि
उस मकान के सामने मुझे पहले से ही वो बुलेट बाइक खड़ी हुई नजर आ रही थी। ये पहली बार था जब मैंने उस बाइक को वहां पर खड़ा हुआ देखा था। उसके पीछे क्रॉस का भी निशान बना हुआ था जो दिखने से ही अजीब सा लग रहा था। फिर मैं धीरे धीरे मकान के अंदर जाने लगा और इस बार मैं जैसे उस मकान के अंदर गया तो वहां का माहौल देखकर मेरे तो होश उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि उस मकान के अंदर चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला हुआ था और सामान को इधर से उधर फेंका गया था। अब ये देखकर मैं तो हैरान ही हो गया था, क्योंकि जब मैं घर से निकला था तब घर की हालत एकदम सही थी। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मैंने जल्दी से उस दीवार के अंदर लगी हुई कील को ढूंढने की कोशिश की। मैंने सारे कमरों को छान मारा था, लेकिन मुझे किसी भी दीवार के ऊपर उस कील का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आया। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद मैं ऊपर वाले टेरिस में पहुंच गया। टेरिस में जाते ही मैंने देखा कि वहां पर एक केबिन बनाया गया था और उस केबिन के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। और उस सामान को देखकर मैं समझ गया था कि यहाँ पर भी उस कील का होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं जैसे जैसे दीवार के अंदर देखता जा रहा था तो वैसे वैसे मेरी आंखें बड़ी होती जा रही थी। दरअसल मैंने देखा कि उस दीवार के अंदर सच में एक कील गड़ी हुई थी और वो देखने में बहुत ही अजीब सी थी। मैंने धीरे से उस कील को उखाड़ना शुरू कर दिया और जैसे मैंने उस कार्यक्रम को स्टार्ट किया तो मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे आजू बाजू में कोई भटक रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने काम को चालू रखा। बहुत सारी मेहनत और मशक्कत करने के बाद जाकर मैंने उस कील को जड़ से उखाड़कर बाहर की तरफ फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, उसके साथ ही उस घर के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर दीवार कंपन करने लगी हो। धरती के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगी थी और उसके बाद मैंने थोड़ा सा भी समय नहीं गवाया और भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। मैंने पहले अपने संदूक को कपड़ों से भर लिया था, तो ऐसे में बस वहां से निकलने की ही देरी थी। फिर मैं उस बैग को लेकर तुरंत ही उस घर से बाहर की तरफ भागा। लेकिन जैसे मैं मेन दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा एक झटके से बंद हो गया और उस दरवाजे के बंद होने के साथ ही मेरे दिल की धड़कन और भी तेज होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। और फिर जैसे मैंने घड़ी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि रात के 2:10 हो रहे थे, यानी मैंने बहुत लेट कर दिया था। अब मेरा तो दिमाग ही खराब होने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तभी मुझे वहां पर किसी की आवाज आने लगी और ये आवाज वही आवाज थी जो मुझे हर बार उस बाइक के ऊपर से आती थी। तो मैंने देखा कि मुझे ऊपर की तरफ वही आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। इस बार उसके चेहरे पर कोई भी रुमाल नहीं था। उसका वो डरावना और खूंखार सा चेहरा अब मेरी आंखों के सामने दहशत बनकर मंडरा रहा था। लेकिन तभी मुझे कुछ सूझा और फिर मैंने अपनी जेब के अंदर से वो दीवार के अंदर से निकाली हुई उस कील को ऊपर की तरफ किया और उसे एक खिड़की के अंदर से बाहर फेंक दिया। जैसे वो कील बाहर जाकर गिरी तो मैंने देखा कि वहां की स्थिति नॉर्मल होने लगी है। हालांकि वो आदमी तो अभी के अभी वहीं पर खड़ा हुआ था, लेकिन पहले की तरह अजीब आवाजों का आना अब बंद हो गया था। मेरे पास यही मौका था। मैंने भी उस खिड़की का फायदा उठाया और उसी की तरफ से भागता हुआ वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी मेरा पांव दीवार पर जा लगा और फिर मैं उस खिड़की से टकराता हुआ बाहर की तरफ जोर से गिर पड़ा। नीचे गिरने की वजह से मेरे हाथ और पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं किसी तरह से उस मकान से दूर आ गया। उसके बाद मैं जल्दी से भागा और तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं उस अघोरी बाबा की झोपड़ी तक नहीं पहुंच गया। वहां पर पहुंचने के बाद उस अघोरी बाबा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुमने बहुत ही सही काम किया है जिस वजह से तुम्हारी जान बच गई, वरना आज से पहले उस मकान के अंदर तकरीबन 10 से 12 लोग मर चुके हैं, पर तुम किस्मत वाले हो जो जिंदा बच गए। दोस्तों, उस अघोरी की बात सुनकर मुझे भी काफी अच्छा महसूस हुआ और फिर उसके बाद उसने मेरे ऊपर कुछ झाड़ फूक की और फिर मैं वहां से निकलकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया। लेकिन उसके बाद एक बात तो समझ में आ गई कि हमें कभी भी ज्यादा सस्ती चीजों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जिनसे हमें डर तो लगता है, लेकिन उनकी वास्तविकता से समझौता करते ही हमें एहसास होता है कि हम एक सही आदमी से मिले थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।